वेरी गुड मॉर्निंग। आज पूरे जितने भी ऐप्स हैं सब पे प्रॉब्लम चल रहा है। ये सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है। और जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं कैरियर व्हील पे या ओपीएस का ही प्रॉब्लम है, और ये सबके लिए प्रॉब्लम था। हम आपसे थोड़ी देर में आपके पास आए। थैंक यू रजनीश। पूनम हम आपका ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया पे फिर कुछ बात कर लेंगे, आप परेशान मत हो। ओके, सत्या ज्वाइनिंग के साथ हमसे मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे आप। हमारी आवाज़ आप तक आ रही है? कृष्णा, हम लोग वीडियो को आप 5 बार से ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। 5 बहुत टाइम्स होता है। 5 में आप चाहो तो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट आप लिख सकते हो। आप लोग कुछ लिख नहीं रहे हो, मुझे लग रहा है कि शायद प्रॉब्लम है या क्लास चल रहा है। एक सेकेंड। एसएमएस तो आ नहीं रहा है, सब रुक गया है। स्टूडेंट्स जो लिख रहे हैं वो सामने तो कुछ दिख नहीं रहा है। हेलो। तो फिर ये आ क्यों नहीं रहा है? बच्चों के एसएमएस क्यों रुक गए? स्टूडेंट्स के एसएमएस रुक गए? बच्चों के एसएमएस आने रुक गए हैं। हाँ, करो भाई, देखो। एक बार पूछो कि हम लाइव हैं भी या नहीं है। लाइव है, सब दिख रहे हैं। लाइव है। लाइव हैं। सर लाइव है ना? हेलो, आप लाइव हो सर? लाइव हैं लेकिन किसी का एसएमएस नहीं आ रहा है। तो उसको देख रहे थे। वो देख रहा है। ठीक है, ओके ओके, चलो हम शुरू करते हैं। कुछ टेक्निकल स्नैक्स था आज, थोड़ा टाइम निकल गया, कोई बात नहीं है। कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेंगे। कल हमने आप लोगों के जो एसएमएस मेरे पास आते हैं या जो संवाद आते हैं, उस संवाद में कुछ बच्चों का, एक दो छात्रों का ऐसा कुछ लगता है कि उनके अंदर में घबराहट है। वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी उन्होंने शुरू किया है और चीज़ें बहुत ही सामान्य हैं, और उसमें जो समझना है, जो हम जिसमें हम जहाँ पे हम थोड़ा साइंटिफिक हो जाते हैं, जहाँ भूगोल समझाते हैं, उनको फिजिकल ज्योग्राफी में फिर से समझाया जाएगा। तो मान लो कि ऑस्ट्रेलिया में आप देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया का कम से कम मैप याद रखो, और सवाना क्या था और डाउन्स क्या था। अगर ये नहीं भी थोड़ा सा समझ पाए हो, मॉनसून क्या था, तो आप फिजिकल ज्योग्राफी में पूरी तरह समझोगे। लेकिन 90% बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब कुछ समझ रहे हैं, और उनका जो अच्छा एसएमएस आता है उससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। और अभी फिर आपका ओके शंभू लाइव हैं सर वीडियो। शुभम, शैलेंद्र, अवनीश, आपके कमेंट आ रहे हैं। शिप्रा, गुड आफ्टरनून। आपके विनय अच्छे हैं, विनय बहुत अच्छे हैं। अशोक लाइव हो चुके हैं। अब आपके कमेंट्स, गुड मॉर्निंग, लाइव हो। जय हिंद सर। न्यूजीलैंड के बारे में नहीं बताया, नहीं बताएंगे। आप लोग ये मत बताओ कि न्यूजीलैंड के बारे में बताना है। मैंने तो माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मिलानोनेशिया ये भी नहीं बताया, ओशियानिया नहीं बताया, मैंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बताया। हम आपको सेंट्रल अमेरिका भी नहीं बताने वाले हैं। हम आपको
और भी कुछ एंटार्क्टिका पे बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि आपको हमारे अनुसार पढ़ना है और अपने अनुसार आप दिमाग मत लगाइए, क्योंकि आप ज्ञानी बनने का कोशिश मत करिए। आप कोशिश करिए कि आईएएस कैसे बने। ज्ञानी लोग यहीं मुखर्जी नगर में बैठे हुए हैं। ज्ञानी लोगों का हश्र ये हो रहा है कि वो लोग पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके बाद उनका कुछ नहीं हो रहा है। और तो ये ज्ञानी लोगों के समूह से तुम लोगों को बचाना है मुझे। हमारा जो उद्देश्य लाइफ का रहा था, आखिर बताओ, कभी सोचो बैठ करके कि कोई व्यक्ति का इतना रिजल्ट क्यों आता है, आखिर मुझे रिजल्ट के मामले में मुझे ऊपर वाले ने क्यों इतना सामर्थ्य दिया। तो उसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि हमने जो पढ़ाया एक्यूरेट पढ़ाया, और एक्यूरेसी जरूरत है। तुम लोग कोशिश मत करो कि मुझे न्यूजीलैंड जानना है तो न्यूजीलैंड का पर्वत जानना है, तो न्यूजीलैंड का ये जानना है, वो जानना है। हम जब हम संसाधन पढ़ाएंगे, जब हम इंडस्ट्री पढ़ाएंगे, जब हम एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे, तब न्यूजीलैंड का कुछ न कुछ भाग अपने आप ही मेंशन हो जाएगा। तो न्यूजीलैंड के विषय में जितना जानना है। वैसे आप कहोगे कि कीनिया क्यों नहीं पढ़ाया सर, आपने छोटा छोटा देश थाईलैंड क्यों नहीं पढ़ाया सर, ऐसे छोटे छोटे देश को पढ़ना है क्या? ऐसे तो फिर तुम 200 कंट्रीज को पढ़ोगे, 200 कंट्रीज। अब बाकी टीचर पढ़ाते हैं, तुम उससे प्रभावित हो जाते हो कि ये टीचर तो बड़ा मेहनती है, बड़ा अच्छा पढ़ा रहा है। अरे भैया, उसके पढ़ाने से आएगा कुछ नहीं। समझो इस बात को। इसी बात की तो ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही है, उसी बात से आप लोग अलग होने की कोशिश करते हो। जो प्रश्न आएगा उस पे कंसंट्रेट करना है। जैसे मैंने कल क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया साउथ अमेरिका का पूर्वी पठारी भाग। जो पूर्वी पठारी भाग है, वो पूर्वी पठारी भाग से क्या प्रश्न आएगा? लौह इस्पात उद्योग, वहां का व्यापार, इस पर कंसंट्रेट करो कि लौह अयस्क कहां पर है, कॉफी क्यों होता है, शुगर केन कौन सा बेल्ट पे होता है, आप इस पे कंसंट्रेट करो। और जो मैपिंग के छोटे मोटे टिप्स बताए जाते हैं, उस पे कंसंट्रेट करो। धन्यवाद सत्या, हम अपने हिसाब से ही पढ़ाएंगे। आज तक वो व्यक्ति पैदा नहीं लिया जो आलोक रंजन को बेवजह परेशान करे और उसको बेवजह फालतू बातों से प्रभावित करे और मुझे उल्टा पुल्टा समझाने की कोशिश करे। मैंने कभी किसी का नहीं सुना। मेरे बड़े भाई एक बड़े इतिहासकार हैं, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इतिहास पे जो गृह मिनिस्टर हैं शाह के साथ लेक्चर देने गए थे। यही बड़े भाई ने मुझे कहा था कि तुम भी हिस्ट्री पढ़ो। मैंने कहा नहीं, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, मेरी अभिरुचि है भूगोल में, तो मैं भूगोल पढ़ूंगा। मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, मैं अर्थशास्त्र में मेरी रुचि है, तो भूगोल मुझे सूट करेगा। और मैंने भूगोल पढ़ा, तो आज देखो उस भूगोल ने मुझे कहां से कहां पहुंचाया और इतना प्यार मिला मुझे अपने स्टूडेंट्स का। तो मुझे आशा है कि आप आगे से ऐसे एसएमएस नहीं लिखोगे, और आप लिखते हो तो उसको हम कहीं गलत अर्थ में नहीं लेते हैं, बल्कि हम एक मौका लेते हैं। क्योंकि जो बच्चा लिखता है वो एक होता है, लेकिन इस तरह का भाव कई बच्चों में आता है, कई छात्रों में इस तरह के भाव आते रहते हैं। तो ये सबके लिए हम संबोधन करते हैं, सबके लिए बोलते हैं। क्योंकि देखो, पहले तो 15, 20, 30 क्लासेस में ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने लोग कहीं से जुड़े हुए हैं। सबको ये बताना, काउंसलिंग कहते हैं इसको, एक तरह का काउंसलिंग है जो हम बीच बीच में कभी कभी करते हैं आपके साथ। बस बातें यहीं खत्म हो रही है। अब आपका शो कर रहा है सतीश, विशाल, सबका शो कर रहा है। किस चीज का मैनेजमेंट सही नहीं है, किस चीज का मैनेजमेंट पे आप बात करना शुरू कर दिए? आप क्या सोच रहे हो कि आपने क्या, मतलब एक छोटा सा पेमेंट करके पूरा करियर विल खरीद लिया, आलोक रंजन आईएएस खरीद लिया? क्या मैनेजमेंट की बात कर रहे हो? जो पढ़ाया जा रहा है उससे पूछें क्या पढ़ना है आपको। आप लोग इस तरह का लाइन मत लिखा करो मेरे सामने, चूंकि हम इसके मेंटर हैं, गाइड हैं, इसलिए मेरे सामने ये सारी चीजें आती रहती है। मैनेजमेंट ठीक नहीं है ये मत लिखो। जितना भी दम लगा करके मैनेजमेंट हो सकता है वो सब किया जा रहा है। और टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो दिल्ली दूरदर्शन में और कहीं भी किसी भी टेलीकास्ट में आ जाता है। आज ओबीएस का प्रॉब्लम था, ओबीएस के प्रॉब्लम के कारण सारे कोर्सेज रुके हैं, सभी कोर्सेज रुके हैं। आपका भी कुछ समय आज व्यर्थ गया है, उसके लिए आप मुझे माफी मत दीजिए। जो गॉड्स एक्ट है उसके लिए आप दोष मत दीजिए किसी का। बस शांति से पढ़िए, और बेहतर होगा कि हमारे अंदर के जो अच्छे भाव हैं उसके साथ रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और अगर आपको नहीं पसंद है तो फिर आप जाइए। क्या कर सकते हैं हम लोग भाई, हम लोग अपना 100% दे रहे हैं आपके लिए।
आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे इस अंदर के भाव को समझिए और बहुत मेहनत से पढ़ो, और इतना मेहनत से पढ़ो कि तुम्हारे माँ बाप तुम पे गर्व करें। आगे देखते हैं। हमने कल आपको दिखाया था कि ये जो उरुग्वे घाटी है, हमने कल आपको ये दिखाया था कि उरुग्वे घाटी से लेकर के ये हमारा मैटो ग्रासो और कैंपोस कटिंगा का ये जो क्षेत्र था, ये हमारा रीजन नंबर 1 था, जिसे हमने नाम दिया था ईस्टर्न ब्राजीलियन हाईलैंड या पूर्वी ब्राजील की उच्च भूमि। इस प्रदेश का कल हमने अध्ययन किया था। इस प्रदेश में 2 छोटी छोटी बातें और आपको लिखनी है, 2 छोटी छोटी बातें और आपको लिखनी है। आप थैंक यू राजीव, आपने लिखा कि बहुत अच्छा सुविधा दिया। थैंक यू शिखा, बिल्कुल पर्सनल कांटेक्ट में हम रहना चाहेंगे आपसे। मेरा जीवन मुझे सबसे ज़्यादा, देखो आज तक कैसे हम हैं और अकेले हैं, और सब पूरा लाइफ ही मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया है, उसके साथ ही जीते हैं, घूमते भी हैं साथ में, घर जाते हैं, मिलते हैं। हमारा वो स्वरूप नहीं है कि हम बादशाह की तरह कहीं बैठे रहते हैं, वो मेरा बिल्कुल स्वरूप नहीं है। आप जितना प्यार दोगे मुझे, उससे ज़्यादा हम आपको देंगे। तो आप जुड़े रहो बस। और आज अब क्लास में बस लिखना बंद करो और पढ़ाई शुरू करो। पीसीएस वाले टीचर में सेम टीचर नहीं पढ़ाएंगे, कुछ टीचर बदल जाएंगे, बार बार कहा जा रहा है। पीसीएस वाले कोर्स में आईएएस वाले कोर्स जैसा सब कुछ होगा तो फिर क्या फायदा है, दोनों के फी का अंतर क्यों रखा गया होगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। ठीक है, थैंक यू। अब यहां देखो, आओ अब हम लोग पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। मैंने कल आपको बताया था कि फेजेंडाज क्या है। देखो मैंने क्या क्या नहीं बताया। फजेंडाज क्या है, हैसिएंडाज क्या है, स्टैंसिया क्या है, सुगर केन कल्टीवेशन क्यों होता है, किन दशाओं में होता है। वीडियो आप देखोगे तो उसमें मिलेगा कि हमने वर्षा का जिक्र किया, मृदा का जिक्र किया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का जिक्र किया, रोपण कृषि की प्रणाली कैसे उपनिवेशवाद से संबंधित थी, हमने वो भी बात की। हमारी बातें एक छोटे से क्लास में इतनी सारगर्भित हैं कि हर एक बात से एक प्रश्न निकलता है। हमारे क्लास के इस मैजिक को आप समझने की कोशिश करो। हम एक विषय को लेकर के उसका बहुत विस्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक ही विषय में बहुत उसके जो अंतर विषय हैं, उसके अंदर जो कई विषय हैं, वो हर विषय को टच कर रहे हैं। और यूपीएससी की जो आवश्यकता है आज यही है। आपको साहित्यकार नहीं बनना है, आपको ज्ञानी जानकार नहीं बनना है, आपको बनना है ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो। क्योंकि परीक्षा में कुछ भी आ सकता है, और परीक्षा में अगर कुछ भी आ गया तो कम से कम तुम 5-10 लाइन की तैयारी रखो उस पर। और अगर 5-10 लाइन भी तैयार है तुम्हारा तो तुम आईएएस बनोगे। क्योंकि आईएएस बनने के लिए 100 के 100 प्रश्न सॉल्व नहीं करने हैं आपको। आईएएस बनने के लिए अगर 50% प्रश्न भी आपने सॉल्व कर दिया तो आप आईएएस बनोगे। और मेरा उद्देश्य है कि आईएएस में ऐसा प्रश्न आए वो हमारे लेक्चर से सीधे टकराए। इसीलिए हम किसी एक विषय पर 1 घंटा लेक्चर नहीं देते हैं, बल्कि उस 1 घंटे में 10 विषय को कवर करते हैं। और हर विषय में आपको 10-10 लाइन, 10-10 लाइन, 12-12 लाइन का एक ज्ञान देते हैं, ताकि आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है, जो आप ज्ञान का जो क्षैतिज वृद्धि कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। और वर्टिकली भी ऐसे ही ग्रो करना होगा आपको। तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज कई विषयों का होना चाहिए। तो आप इसी विधि से पढ़ो और ये बहुत हितकारी है आपके लिए। हम इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और जो करंट अफेयर होता है उसके विषय में भी हम विशेष बात जरूर करते रहेंगे। अभी तो कोर्स आपका प्रारंभ हुआ है, आगे आप देखते रहिए। शिखा, आपको इंग्लिश में चेंज करवा दिया जाएगा, आप चिंता मत करो। एंडीज क्या होता है आज हम बात करेंगे। आज आप दीक्षा बात करेंगे आपसे। देखो यहां पे अब हम लोग शुरू करते हैं। मैंने आपको कहा कि यहां पर मुझे 2 बातें और बतानी है। सबसे पहले इसमें आप लिखो साओ फ्रांसिस्को रिवर। लिखो साओ फ्रांसिस्को रिवर। साओ फ्रांसिस्को नदी का नाम है, यह बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। फ्रांसिस्को, साओ फ्रांसिस्को रिवर नदी, यह ब्राजीलियन हाईलैंड को 2 भागों में बांटती है। लिखते रहो,
ब्राजीलियन उच्च भूमि को 2 भागों में बांटती है। सत्या, आप ऐसा करो कि आईएएस वाले कोर्स में शिफ्ट कर जाओ। ब्राजीलियन हाईलैंड ब्राजीलियन हाईलैंड्स को 2 भागों में बांटती है। लिखो। सौरभ, आप परेशान मत हो, आपके प्रश्न को हमने पढ़ा है, अब जवाब देंगे। साओ फ्रांसिस्को 2 भागों में बांटती है। लिखो। उत्तरी भाग में गन्ना कृषि, उत्तरी भाग में गन्ना कृषि, दक्षिणी भाग में कहवा चाय कृषि की प्रधानता है। कहवा चाय कृषि की प्रधानता है। यह नदी, अनिल बिल्कुल शो कर रहा है, संदीप आपका भी कमेंट आ रहा है। कहवा चाय कृषि की प्रधानता है इस नदी के दक्षिण, ये मैंने आपको बताया। और फेजेंडा का जो एरिया है ना, वो यही इसी नदी घाटी में भी है, इस नदी घाटी से दक्षिण में मिलता है। ओके, अब आपको लिखना है कि यह नदी भ्रंश घाटी, नया शब्द आज सिखा रहे हैं तुमको, यह नदी भ्रंश घाटी से निकलती है, भ्रंश घाटी से निकलती है साओ फ्रांसिस्को नदी, तथा भ्रंश घाटी से निकलती है, तथा इसमें स्वर्ण निक्षेप प्राप्त होते हैं, स्वर्ण निक्षेप प्राप्त होते हैं, गोल्ड डिपॉजिट्स मिलता है, इसीलिए इस नदी का जिक्र किया जा रहा है। एक तो यह नदी भौगोलिक डिवीजन करता है, शुगर केन बेल्ट को कहवा क्षेत्र से बांटता है। दूसरा, इसमें गोल्ड डिपॉजिट्स मिलते हैं नदी के मुहाने वाले क्षेत्र पे, या नदी का जो बैंक है, नदी का जो किनारा वाला क्षेत्र है, बालू का क्षेत्र है, जैसे हमारे यहाँ सोन नदी है, सुवर्ण रेखा नदी है, वैसे ही इसकी भी महत्ता है, लेकिन यहाँ सोना ज्यादा मिलता है, तो ये स्वर्ण के लिए महत्वपूर्ण है। भ्रंश घाटी क्या होता है, अब इसको समझाते हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि पृथ्वी के चट्टानों में, भूपर्पटी के चट्टानों में कई बार तनाव मूलक शक्तियां कार्य करती है। तनाव मूलक का शक्ति का मतलब है, जैसे रबर को हम खींच रहे हैं, तो रबर को 2 विपरीत दिशा में हम खींचेंगे तो रबर बीच से क्या होगा, टूट जाएगा। वैसे ही चट्टानों के नीचे अगर आंतरिक शक्तियां तनाव मूलक हैं, यानी 2 विपरीत दिशा में काम कर रही हैं, तो वहां पर चट्टानें इस तरह से दरार पड़ जाती हैं और चट्टानों में भयानक क्रैक आता है, बहुत लंबा, ये छोटा वाला क्रैक नहीं, बहुत लंबा क्रैक आता है और विशाल दरार बनता है। तो जब वो विशाल दरार बन जाता है तो एक नीचे की तरफ ढाल बन जाएगा, गड्ढा बन गया, वहां पे दरार बन गया तो ढाल बन गया। अब जब भी वर्षा होगी तो उस दरार से, उस भ्रंश से पानी का फ्लो बनने लगेगा। फिर पानी क्या करता है कि उस दरार को काटता है, उसमें सेडिमेंट जमा करता है और अंत में वो नदी घाटी बन जाती है। जैसे आपके यहाँ दामोदर नदी घाटी है, आपके यहाँ नर्मदा नदी घाटी है, तापी नदी घाटी है, ये सभी नदियां पूर्व के भ्रंश में आज बह रही हैं। अब हम लोग अगर इस नदी घाटी में जाएंगे तो हम लोगों को अवसाद मिलेगा, लेकिन उस अवसाद के नीचे अगर भूगर्भ शास्त्र में रिसर्च किया जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि वहां पे चट्टानों में दरार है और उस दरार में मिट्टी भरी रहती है, लेकिन चट्टान वहां पृथक हो गया होता है, एक दूसरे से अलग हो गया होता है, तो उसको कहते हैं भ्रंश घाटी। और भ्रंश घाटी में अक्सर मोस्टली नदियों का निर्माण हो जाता है या झील बन जाते हैं, जैसे अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। और हम लोग अफ्रीका का मैपिंग करेंगे, वहाँ का क्षेत्रीय भूगोल पढ़ेंगे तो अफ्रीका के भ्रंश घाटी पे हम लोग लंबी विवेचना करेंगे और भ्रंश घाटी में नदी और झील के निर्माण को भी देखेंगे। ओके, अब आगे देखो
कि इस क्षेत्र का हमारा सम्यक अध्ययन हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्षेत्र में। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये बहुत ही अद्भुत और एक विशाल घाटी का निर्माण हो रहा है यहां पर। ये जो पूरा क्षेत्र है, इसका नाम है, ये हमारा दूसरा क्षेत्र होगा। इसमें कल मैंने आपको दिखाया था कि यहां से, बिल्कुल यहां से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है अमेज़न। और अमेज़न यहां जाने के बाद इस तरह से एक यहां पे ईश्वराइन डेल्टा बनाती है, ज्वार नदमुखीय डेल्टा का निर्माण करती है। मैंने डेल्टा नहीं कहा है, ज्वार नदमुखीय डेल्टा कहा है, ईश्वराइन डेल्टा है। ये आपको अभी हम समझाते हैं कि क्या है। तो ये हमारा मडीरा नदी है जो कल हमने आपको बताया था। ये मडीरा भी बोलिविया प्लेटू से निकलने वाली बहुत लंबी नदी है। और दूसरी नदी जो निग्रो है वो भी निकल रहा है इक्वाडोर से। तो ये जो नदी है, यहां जो हमने तीर की तरह ये दिखाया है, एंगल की तरह, ये नदियां हैं जो इस तरह से फ्लो कर रही। बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां आप देखोगे तो परेशान हो जाओगे, लेकिन हमने आपको सिर्फ 3 नदी का जिक्र किया। एक तो अमेज़न नदी है, दूसरा मडीरा नदी है, तीसरा निग्रो नदी है। 3 नदी को जरूर याद रखो। और अमेज़न का जो रिवर सिस्टम है उसको भी एक बार देखने का कोशिश करना है। हम इसके विषय में आपको आज अच्छी जानकारी देंगे और इस विषय में आपको लिखना है। तो प्लीज लिखो। पहला था हमारा ब्राजीलियन हाईलैंड्स, अब दूसरा हमारा है सेंट्रल लोलैंड्स। सेंट्रल लोलैंड्स यानी मध्यवर्ती निम्न भूमि। लिखिए, मध्यवर्ती निम्न भूमि। इस तरह से महादेश को अगर हम बांट बांट करके पढ़ेंगे ना तो प्रश्न कहीं नहीं जाएगा। और अगर महादेश को आप ऐसे ही रैंडमली जहां तहां पढ़ना शुरू करोगे, जहां तहां मैप देखना शुरू करोगे, कुछ याद नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया को भी मैंने ऐसे ही बांटा था, डिवाइड किया था। अब जो डिवाइड करते हैं ना, उस क्षेत्र में वहां के भौतिक दशा को देखो, उस क्षेत्र में वहां के मानचित्र को देखो, उस क्षेत्र में वहां के संसाधन को देखो, वहां के वर्षा को देखो, वहां के तापमान को देखो, वहां के वेजिटेशन को देखो, उसके भौगोलिक कारणों को समझो। ज्योग्राफर बनने की कोशिश करो, एक इंटेलिजेंट छात्र बनने की कोशिश करो। एक रट्टूमल और गधा बनने की जरूरत नहीं है कि आप बस नदियों का नाम मत रटो। नदियां कैसे बह रही हैं, क्यों बह रही हैं, क्या महत्व है, इसको पढ़ने की कोशिश करो। और देखो, हमारा ये दूसरा रीजन है। अब आपको लिखना है। रिफ्ट घाटी का मतलब भ्रंश घाटी होता है, बिल्कुल सही। कल का क्लास अटेंड नहीं हुआ इसलिए आज कम समझ में आ रहा है। रुचि, आपका दोष है। आप देखो, आप लोग प्लीज क्लास को लगातार अटेंड करते रहो। आप अब लिखना शुरू करिए। लिखिए, हमारा है ये दूसरा है सेंट्रल लोलैंड्स। लिखो, सेंट्रल लोलैंड्स यानी मध्यवर्ती निम्न भूमि क्षेत्र। लिखो, यह क्षेत्र अमेज़न एवं उसकी प्रमुख सहायक नदियों जैसे मडीरा। आपका कमेंट पहुंच रहा है रानू, आप परेशान मत हो। ज्योग्राफी को साइंस की तरह पढ़ो, साइंटिफिक पढ़ो, सब याद होगा। कल को अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे, मरते दम तक ज्योग्राफी याद रहेगी आपको, इसलिए आप परेशान मत हो। मडीरा एवं निग्रो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। लिखते रहिए, प्रमुख सहायक नदियां हैं। सबसे लंबी सहायक नदी मडीरा है। देखो, यहां से निकल रही सबसे लंबी सहायक नदी मदीरा है। मडीरा इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। और मनौस के पास, मनौस एक जगह है, MANAUS, मनौस,
और मनोस के पास ये नदी मिलती है, अमेजन से मिलती है। मनोस सिटी है वहां पर, मनोस सिटी है, जो कि मनोस के बारे में बता रहे हैं। मनोस सिटी है, नगर है, जो कि कास्ट कर्तन, लंबरिंग, कास्ट कर्तन, जंगल की लकड़ी काट करके उसका कुंदा बना करके बेचना, कास्ट कर्तन के लिए महत्वपूर्ण नदीय बंदरगाह है, नदीय बंदरगाह है, नदीय बंदरगाह है। लिखो, अमेज़न विश्व की सबसे लंबी, कल भी बताया था, अमेज़न विश्व की सबसे लंबी एवं सबसे वॉल्यूमिनस, सर्वाधिक आयतन, सबसे ज्यादा जल का प्रवाह है, सर्वाधिक आयतन से युक्त नदी है। सर्वाधिक आयतन से युक्त नदी है। सर्वाधिक आयतन से युक्त नदी है। क्योंकि ये क्योंकि ही तो ज्योग्राफी होता है। क्योंकि यह विषुवत रेखा के समानांतर बहती है, विषुवत रेखा के लगभग समानांतर बहती है। जहां वर्ष भर वर्षा होती है, जहां वर्ष भर वर्षा होती है, सालों भर वर्षा हो रही है। तथा थैंक यू विनय, बिल्कुल कमेंट आ रहा है गिरीश। आप इंग्लिश में शिफ्ट कर जाना विशाखा। तथा इसकी हजारों सहायक नदियां हैं, इसकी हजारों सहायक नदियां हैं। हमारे पहले ही लेक्चर से बात कही जा रही है कि पीसीएस में टीचर अलग हो जाएंगे। दुखी मत हो। हजारों सहायक नदियां हैं। अब आगे लिखो कि अमेजन बेसिन में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है, अमेजन बेसिन में कास्ट कर्तन मतलब होता है लकड़ी का कुंदा बनाना और उसका व्यापार करना, लंबरिंग कहते हैं उसको। देखो, अमेजन बेसिन में सघन वर्षा वन है, सघन विषुवतीय वर्षा वन है, जो सदा हरित, एवरग्रीन, जो सदा हरित कठोर तने के वृक्ष होते हैं। हार्डवुड फॉरेस्ट होता है, एवरग्रीन हार्डवुड, जो सदाबहार कठोर तने के वृक्ष होते हैं। इन्हें सिल्वाज कहते हैं। यह शब्द आपको याद रखना है। इन्हें
सेल्वाज कहते हैं। ये सेल्वाज है। सेल्वाज क्या है? अमेजन बेसिन का विश्ववीय वर्षावन। लिखो, इन वृक्षों के साथ साथ, वहां की पारिस्थितिकी की बात की जा रही है, इन वृक्षों के साथ साथ लियाना नामक, इन वृक्षों के साथ साथ लियाना नामक लताएं होती है, क्रीपर्स होती हैं। लियाना क्रीपर्स होता है, बहुत ही लंबा क्रीपर होता है। वृक्ष के चारों तरफ रिंग बना करके ये धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाता है सूर्य के प्रकाश के लिए। हम लोग भौतिक भूगोल में वर्षावन के विषय में पढ़ेंगे, बायोम पढ़ाएंगे आपको, जीवोम पढ़ाएंगे आपको। तो लियाना लताएं प्राप्त होती है, वृक्ष और लियाना मिलता है। तो सिल्वास वहां का वर्षावन है। लिखो, इस क्षेत्र में प्राकृतिक रबर प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र में प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर प्राप्त होता है। रबर का वृक्ष होता है। थैंक यू दुर्गा। थैंक यू संदीप। रबर का जो प्राकृतिक जो रबर होता है ना, वो यहीं पे मूल रूप से मिलता था। और आज तो रबर, मैंने कल बताया था कि आज रबर सबसे अधिक इंडोनेशिया और थाईलैंड और मलेशिया में हो रहा है, लेकिन एक्चुअली यहीं का रबर मूल है। लिखो, तो ये सिल्वास का एरिया है। लिखो, यहां नदियों के जल एवं मार्शेज में, यहां जो नदी है या जो दलदल भूमि है अमेजन का, दलदल भूमि में, मार्शेज में एनाकोंडा मिलता है। आपने एनाकोंडा सुना होगा, एक सांप है ना जिसको बड़ा भयावह रूप में सिनेमा में दिखाता है। तो ये एनाकोंडा का होम है, हैबिटेट है, आवास स्थल है एनाकोंडा यहीं मिलता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा सांप है, रेप्टाइल है ये, तो ये एनाकोंडा मिलता है, पानी में रहता है ये। और ये बड़े बड़े बकरा और भेड़ तक को निगल सकता है, लेकिन इंसान को निगलने का ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है, और बड़े जीवों को ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलता नहीं। बहुत ही सुस्त और शांत जीव है ये, इंसान से डरता है, भाग जाता है। लेकिन फिल्म में जो लोग दिखाया गया वो था। अब आप लिखो, इसमें लिखो कि अमेजन अपने मुहाने पर, शिप्रा आपका कमेंट आ रहा है, अमेजन, बिल्कुल सत्य, आप भरोसा रखो। अमेजन अपने मुहाने पर ज्वार नद मुखीय डेल्टा का निर्माण करता है। ज्वार नद मुखीय डेल्टा का निर्माण करता है। ये बहुत स्पेशल इंफॉर्मेशन है। ईस्चुअराइन डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। कौन सी नदी अपने मुहाने पर किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अब पहली बड़ी नदी अमेजन हमने देखा, उसकी डेल्टा के विषय में बात की जा रही है। समझने का कोशिश करो। इस नदी में जल गति इतना है और अवसाद की मात्रा भी बहुत है, तो अपने मुहाने पे जाकर के ये कटाव करता है। तो मुहाने पे जब कटाव करेगा तो वहां पे तट कट करके, बिल्कुल कट छट करके तट के पास एक गड्ढा बन गया है, एक गर्त सा बन गया है, एक कंदरा सा बन गया है। अब कंदरा में जल के नीचे वहां पर डेल्टा के मटेरियल्स का जमाव हुआ है। यानी इसका अर्थ है कि अमेजन नदी भी डेल्टा बनाती है, जैसे गंगा डेल्टा बनाती है, जैसे
अन्य नदियां जैसे मिसिसिपी मिसौरी डेल्टा बनाती है, जैसे टाइगर नदी डेल्टा बनाती है, जैसे मेकोंग नदी डेल्टा बनाती है, तो अमेज़न भी डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन पानी का फ्लो इतना है कि यह डेल्टा पानी के नीचे डूबा रहता है, और जहां पर डेल्टा बना है वहां पर तट बहुत विशाल रूप से कट चुका है। इसलिए एक डूबा हुआ डेल्टा है, निमज्जित डेल्टा है। और इस तरह के डेल्टा में जहां ऊपर पानी हो, नीचे डेल्टा हो, और जब भी समुद्र में ज्वार आएगा, समुद्र में जब भी टाइड आएगा, तो टाइड का पानी इस नदी के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ज्वार नद मुखीय डेल्टा, यानी इस्चुअराइन डेल्टा। नदियां अपने मुहाने पे दो चीजों का निर्माण कर सकती है। सभी लोग ध्यान से सुनो, जो भी नदी समुद्र में प्रवेश करती है वो दो प्रकार का फीचर्स बनाती है, दो विशेषताओं को जन्म देती है। जैसे गंगा, गंगा में नदी का वॉल्यूम ज्यादा है, पानी का आयतन ज्यादा है, अवसाद का आयतन ज्यादा है, लेकिन गति कम है, पानी में गति कम है। और गंगा नदी समुद्र तल के लगभग समानांतर चलती है, समुद्र तल से ऊपर नहीं है, बहुत ज्यादा ढाल तीव्र नहीं है गंगा में, गंगा एकदम प्लेन पे चल रही है। तो गंगा नदी के जल में गति कम है, गंगा नदी के तल का ढाल निम्न है, इसलिए ये अपने मुहाने पर जाकर के अवसादों का त्रिकोणीय जमाव करती है। अवसाद आएगा तो ऐसे फैल जाएगा। अगर हम नदी हैं, मान लो हम नदी हैं, तो हमारे तरफ से पानी आ रहा है, समुद्र में प्रवेश किए तो अवसाद ऐसे फैल जाएगा। तो देखो क्या बन गया, यहां से इधर त्रिभुज बन गया, यानी नदी की तरफ त्रिभुज का शीर्ष होगा और नदी से दूर त्रिभुज का बेस होगा, आधार होगा। तो ये जो त्रिकोणीय बनता है इसी को ग्रीक लैंग्वेज में डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का निर्माण क्यों होता है? नदी का आयतन ज्यादा, अवसाद की मात्रा ज्यादा, नदी के तल का ढाल निम्न, नदी की गति निम्न, तब जाकर के वहां डेल्टा बन जाएगा। इसका उल्टा करके देखो, उल्टा करोगे तो नदी की गति तेज, नदी का ढाल तीव्र। अगर ऐसा कुछ होगा तो वही नदी अपने मुहाने पे जाकर के तट का कटाव करके वहां पर एक गर्त का निर्माण कर देती है, और उसी गर्त को हम कहते हैं ईश्वरी या ज्वार नद मुख। ज्वार नद मुख यानी जो समुद्र से ज्वार का पानी आएगा और नदी का पानी आएगा, दोनों का जहां संगम हो रहा है वही भाग कहलाता है ईश्वरी, वही भाग कहलाएगा ज्वार नद मुख। मुझे आशा है कि आप डेल्टा और ज्वार नद मुख में इस अंतर को समझना शुरू कर दिए हो। भौतिक भूगोल में पढ़ाएंगे, समझाना अभी से शुरू कर दिया है, समझने की कोशिश करना है आपको, और वीडियो एक बार रिपीट करके आज आपको देखना है। तो हमने कहा कि जो हमारा अमेज़न नदी है, ये अमेज़न नदी अपने मुहाने पर न तो डेल्टा का निर्माण कर रही है और न ही ज्वार नद मुख का निर्माण कर रही है। यहां डेल्टा क्या है? पानी के नीचे डेल्टा बन रहा है, निमज्जित डेल्टा है, और ऊपर में पानी है जहां पर समुद्र का ज्वार भी आ जाता है और नदी का जल भी मिलता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ईश्वराइन डेल्टा या ज्वार नद मुखी डेल्टा कहते हैं। आशा है आप समझ रहे होंगे। ओके, अब देखो यहां पर हमने इस भाग में आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशंस दिए, और ये भाग अगर हम कृषि के दृष्टिकोण से देखेंगे, अब लिखो आर्थिक दृष्टिकोण से अमेज़न बेसिन क्या है। आर्थिक दृष्टिकोण से, यहां पर आर्थिक दृष्टिकोण पे चलते हैं, तो लिखो आर्थिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र काष्ठ कर्तन, रबर एवं वन संसाधन से युक्त है। वन संसाधन से युक्त है। अब बताओ, बिल्कुल अमृत, थैंक यू अर्चना। डेल्टा तो कोई भी बताएगा,
कहीं से भी सीख सकते हो आप। ईश्वरायन डेल्टा, लेवल को ऊपर करो, समझने के लेवल को, ज्ञान को थोड़ा ऊपर करते रहना है। हर क्लास में कुछ कुछ नया सीखना है। लिखो, अमेज़न फॉरेस्ट का जो रीजन है ना, वहां पे काष्ठ, कर्तन, रबर एवं वन संसाधनों की प्रचुरता है। वन संसाधन वहां से मिलते हैं। जैसे लैटेक्स मिलेगा, डाई मिलेगा, बहुत सारा टैनिंग मटेरियल मिलेगा, लैटेक्स, डाई, टैनिन मटेरियल्स, रबर, ये सब मिलता है, लकड़ी, ये सब मिलता है वहां से, हर्ब्स, ये सब मिलेगा वहां से। लिखो, यहां की प्रमुख जनजाति, यहां की प्रमुख जनजाति बोरो है। बोरो ट्राइब है यहां पे। हम लोग विश्व के मुख्य जनजातियों को भी इसी बहाने पढ़ लेंगे, है ना। विश्व के कृषि प्रणाली को पढ़ रहे हैं, उद्योग और खनिज को पढ़ रहे हैं, पारिस्थितिकी को भी देख रहे हैं, मैपिंग को भी देख रहे हैं, प्रमुख नदियों को भी पढ़ रहे हैं। आप बस पढ़ते रहो। इस यहां बोरो ट्राइब है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा ट्राइब था? बिंदिबू, एबोरिजिनल्स, याद है ना। यहां का सबसे प्रमुख ट्राइब क्या है? बोरो। लिखो, यह बोरो ट्राइब, मयंक आपका कमेंट शो कर रहा है। बिल्कुल भूपेंद्र। लिखो, बोरो ट्राइब क्या है? बोरो ट्राइब क्या है कि ये जो बोरो ट्राइब है, ये है कैनिबलिस्ट ट्राइब। कैनिबलिस्ट यानी इसको नरभक्षी कहते हैं। अब तुमसे पूछेगा कि दुनिया में कौन सी ऐसी जनजाति है जो इंसानों का मांस खाती है। ये जो फिल्म में आप देखते हो ना कि हीरो हीरोइन गया और हीरो को पकड़ लिया जंगल में, अब नीचे ड्रम बज रहा है, हीरो बेचारा पेड़ से टंगा हुआ है, नीचे कड़ाह में तेल उबल रहा है, अब हीरो पकने वाला है। तभी जो ट्राइब की मुखिया है, उसकी एक बेटी है, हमारे हिंदी फिल्मों में तो तुरंत रोमांस आ ही जाता है, तो बेटी है वो उसको देख करके हीरो को प्रभावित हो गई और उसका जान बचा दी। ये जो हम लोग कहानी देखते हैं कि मानव को खाने वाली जो जाति है, ये जाति सिर्फ अमेज़न फॉरेस्ट में पाई जाती है और एक अफ्रीका में भी है, वो बाद में बताएंगे। तो ये अमेज़न जो है वो एकमात्र नरभक्षी जाति है। अफ्रीका वाले में थोड़ा इशूज है, वो अब नहीं है। तो बोरो एक नरभक्षी कैनिबलिस्ट है, जो अपने ही जाति को खा जाए, वो कैनिबलिस्ट होता है। ओके, तो हम लोग ये नरभक्षी जाति के बारे में जानते। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो बोरो जनजाति है, ये लोग सारे लोग अंधविश्वास में जीते हैं। ये लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग अपने शत्रु का, जो दूसरी जनजाति है, उस जनजाति का अगर हम पकड़ करके उसका अगर हम हृदय होता है ना, हार्ट, उसको अगर हम खा लेंगे, उसके किडनी को अगर हम खा लेंगे, तो उसकी आत्मा हम में प्रवेश कर जाएगी और हमारी ताकत दुगनी बढ़ जाएगी। ऐसा सोचता है ये ट्राइब, और आज भी ये ट्राइब ऐसे ही रहता है और जंगल में कहीं कहीं घुसा हुआ मिलेगा। अभी भी दुनिया बहुत विचित्र है, आप एडवांस हो गए हो, बहुत सारे ट्राइब आज भी उतने ही पीछे चल रहे हैं। रिंकू, आपका कमेंट्स बिल्कुल शो हो रहा है, प्रतिभा बिल्कुल हो रहा है, सब हो रहा है शो, हम सब पढ़ रहे हैं आपका कमेंट। तो ये यहां पर बोरो ट्राइब के विषय में बात की। और एक तथ्य आपको और बताएं कि ये जो अमेज़न फॉरेस्ट है, इसको कहा जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ, लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ। पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा है ये, क्योंकि अमेज़न, इसको लिखो, इसे लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं या लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ कहते हैं। चंद्रभान बिल्कुल सही। सेंटिलीज एक जनजाति है यहां पर अंडमान में रहती है सेंटिलीज जनजाति। वो भी बहुत सारा बिहेवियर उसका बोरो की तरह है।
वो भी तीर मार देता है, और अभी एक विदेशी का हत्या भी हो गया था, वो घुसने की कोशिश कर रहा था उसके टेरिटरी में। लेकिन सेंटिलीज कैनिबलिस्ट नहीं होते, नरभक्षी नहीं होते हैं, वो मार देते हैं दूसरे इंसान को देख करके, शत्रु समझ करके मार देते हैं। ओके, आप ऐसे देखो कि जो हमारा लंग्स ऑफ द प्लेनेट क्यों कहते हैं, लंग्स ऑफ द प्लेनेट यानी फेफड़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रदान करता है, ये पूरी पृथ्वी को ऑक्सीजन पंप कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन कौन है? अमेज़न फॉरेस्ट है। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन का क्षेत्र है। कॉन्गो फॉरेस्ट नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, अमेज़न ही है। तो अमेज़न में क्या है कि इतने वृक्ष हैं, तो सारे वृक्ष क्या लेंगे? CO2 को ग्रहण करते हैं, श्वसन की क्रिया उनकी, ट्रांसपिरेशन की क्रिया उनकी, और वो फिर CO2 ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहते हैं, इसको याद रखना है। टैनिंग मटेरियल होता है, जैसे जो जूता वोता बनाने में जो रगड़ करके चिकना करने वाला, कलर देने वाला मटेरियल है, उसको कहते हैं। ओके, अर्जुन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजा आएगा। चलो ओके, तो ये है हमारा ये जो हमारा पार्ट है, इसको आप देखो। अब दूसरा आपको चलते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम तीसरे भाग में चलते हैं, 1 2। तीसरा देखो यहाँ पे, ये हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक एरिया निकाला है यहाँ पर। ये हमारा यहाँ पर एक क्षेत्र है, इस तरह से तट को छोड़ा है मैंने आगे में, देखो यहाँ पे ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा है नंबर 3। इसको आप लिखो गुआना की उच्च भूमि। अब हम लोग पढ़ेंगे गुआना की उच्च भूमि क्या है, गुआना की उच्च भूमि क्या है। लिखो लिखो, गुआना की उच्च भूमि ब्राजील के उच्च भूमि का ही विस्तार है। ब्राजील के उच्च भूमि का भी विस्तार है। उच्च भूमि का भी विस्तार है। नहीं राघव, हम लोग भटक जाएंगे। अमेज़न फॉरेस्ट में जो फायर होता है ना, जब तक अल नीनो नहीं समझोगे तब तक फायर नहीं समझ पाओगे। अल नीनो समझना पड़ेगा उसके लिए। मैंने लिखवाया ब्राजील के उच्च भूमि का ही विस्तार है तथा यह अमेज़न बेसिन से, बेसिन मतलब गर्त, नीचे की तरफ जो भाग होता है, घाटी, तो अमेज़न बेसिन से विभाजित है। यहां बीच में देखोगे तो ये अमेज़न बेसिन आ गया। तो ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड है, ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड है, ये पूरा ऐसे एक ही उच्च भूमि था, ऐसे बना हुआ, ये पूरा एक ही था। तो ये जो पूरा भाग था, इसका बीच से ये नदी आ गई, तो नदी ने दोनों को काट करके अलग कर दिया, तो दोनों अलग अलग दिखता है, अब है एक ही। लिखो लिखो, गुआना उच्च भूमि एवं ब्राजीलियन हाईलैंड दोनों, हेलो शिल्पी, ब्राजीलियन उच्च भूमि एवं गुआना का उच्च भूमि संयुक्त रूप से शील्ड कहलाता है। संयुक्त रूप से शील्ड कहलाता है, इसको हम लोग शील्ड कहते हैं, जो कि प्राचीन मैग्मा का निक्षेप होता है। प्राचीन अंतर्भेदी मैग्मा का या प्राचीन मैग्मा का निक्षेप होता है, अंतर्भेदी मैग्मा का निक्षेप होता है। लिखो, गुआना
गुआना का उच्चतम बिंदु रोरैमा है। रोरैमा पीडीएफ वाले मटेरियल में सब लिखा रहता है वैसे, लेकिन जो हम आपको पढ़ाते हैं वो पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा, और जिस मेथड से पढ़ाते हैं वो मिलेगा नहीं। आपको पीडीएफ का यूज करना है, उसको पढ़ो, पीडीएफ को अंडरलाइन करो। मान लो हमने रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 पढ़ाया, तो उसमें संबंधित कुछ अगर उसमें बातें मिल रही है, अच्छी बातें, तो कुछ नोट डाउन कर लो हमारे नोट्स में, वो तुम्हारा पूर्णता है, वही तुम्हारी पूर्णता है। ओके, हमने लिखवाया रोरैमा है। रोरैमा यहां की उच्च भूमि है। जो बोरो ट्राइब है वो न तो ब्लैक है न तो वाइट है, वो बोरो ट्राइब है मोंगलोआइड, वो रेड इंडियन ट्राइब है, मोंगलोआइड्स है वो। मोंगलोआइड सबसे ज्यादा नॉनवेज खाने वाले होते हैं। चाइना में देखो, आप नागा ट्राइब को देखो, कहा जाता है कि दे कैन ईट एनीथिंग विच मूव्स, जो भी चले सब खा जाता है। तो ये मोंगलोआइड ट्राइब है, रेड इंडियंस हैं ये, बोरो ट्राइब। ओके, गायना हाइलैंड्स में लिखना है रोरैमा उच्च भूमि है। लिखो यहां वर्षा 150 सेंटीमीटर है। यहां वर्षा 150 सेंटीमीटर है। तथा यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं गर्म जलवायु का प्रदेश है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं गर्म जलवायु का प्रदेश है। गर्म जलवायु का प्रदेश है, बिल्कुल शिप्रा, सही बात है। गर्म जलवायु का प्रदेश है। फिर लिखो इसे छद्म मॉनसून भी कहते हैं। ये जो जलवायु है यहां पर, इसे कुछ विद्वान मॉनसून जैसा मानते हैं। पूरी तरह से मॉनसून नहीं है, लेकिन मॉनसून जैसा मानते हैं, अतः इसे कुछ लोग सूडो मॉनसून भी कहते हैं। ये सूडो मॉनसून है, ये सूडो मॉनसून का चित्र है, अतः इसे सूडो मॉनसून कहते हैं। सूडो मॉनसून का क्षेत्र है। आगे लिखो, आगे देखो। अब आप देखो कि लिखो इस क्षेत्र में, मैंने पहले बताया था, इस क्षेत्र में सघन मॉनसूनी वन है। हो रहा है जितेंद्र? वर्षा 150 सेंटीमीटर है, तो यहां पर मॉनसूनी वन है, यानी यहां पर पर्णपाती वन है, पतझड़ वृक्ष है, लेकिन सघन है। और यहां वृक्षों के साथ घास भी मिलता है, वृक्षों के साथ घास मिलेगा, मॉनसूनी वन है। अगला पॉइंट लिखो, यहां लाल मृदा का विकास हुआ है, रेड सॉइल है, लाल मृदा है, रेड सॉइल है, तथा इसमें सर्व प्रमुख खनिज बॉक्साइड होता है। बिल्कुल सही। जय हिंद, तुम्हारा कमेंट आ रहा है, बिल्कुल हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा अर्जुन। यहां बॉक्साइड मिलता है। बॉक्साइड कहां मिलता है? मैंने ऑस्ट्रेलिया वाले क्लास में आपको पढ़ाया था, तो ऑस्ट्रेलिया वाला वीडियो देखिए कि उच्च भूमि पर कैसे निछालन की क्रिया होती है और कैसे बॉक्साइड बनता है। तो यहां बॉक्साइड सर्वप्रमुख खनिज होगा।
अब लिखो, यहां गन्ना कृषि की प्रधानता है, गन्ना कृषि है, गन्ना कृषि है, तथा 41% भारतीय निवास करते हैं। यहां 41% जनसंख्या जो है इस पूरे क्षेत्र में वो भारतीयों की है, भारतीय यहां निवास करते हैं। फिर आपको यहां के लिए लिखना है कि यहां की मिट्टी में लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी क्या है हम लोग बात करेंगे। लिखो, यहां की मिट्टी में लेटेराइट की प्रधानता है, लाल मृदा में ही आता है, वो भी लाल मृदा जैसा ही होता है, लेटेराइट की प्रधानता है, तथा यहां चाय एवं कहवा कृषि का विकास हो रहा है, चाय एवं कहवा कृषि का विकास हो रहा है। विनय पूछ रहे हैं कि सर क्या आपने यूपीएससी दिया था? मैंने एक बार दिया था और मेरा वेटिंग लिस्ट था। 2009 में मुझे कंफर्म किया गया इंडियन पोस्टल सर्विसेज के लिए, लेकिन तब तक पढ़ाने के फील्ड में मेरा नाम और मुझे इतना यश मिल चुका था कि जॉब कई बार बहुत छोटा दिखता है, इंसान का अपना जीवन बड़ा दिखता है। इस तरह के व्यक्तिगत प्रश्न न पूछें तो अच्छा है। और बार बार पूछ रहे हो विनय, इतना लंबा लंबा लिखे जा रहे हो, प्लीज बताओ सर। ज्ञानेंद्र आप मूव कर जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप देखो, आगे देखो कि ये जो गायना क्षेत्र है, लेटेराइट मृदा है, बॉक्साइड है, शुगर केन है। अब यहां पर चाय और कहवा का कृषि भी बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए प्रसिद्ध, आर्थिक दृष्टिकोण से ये क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। अगला नेक्स्ट क्षेत्र में हम आ रहे हैं और ये रहा हमारा अब एक और क्षेत्र जो निकल करके इधर आ रहा है। ये जो भाग आया है, ये भाग है हमारा 3 और यह है नंबर 4। 4 में लिखो, यहां से लेकर के ये जो भाग है, जिसको देखो हम ऐसे ऐसे डैश 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 कर दे रहे हैं, ये पूरा डैश डैश वाला जो भाग हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो जो डैश डैश वाला भाग ऊपर का भाग है, इसको आप लिखो, इसको लिखो लिखो उत्तरी, ये जो 4 है, इस बार संडे को टेस्ट होगा और सैटरडे को करंट अफेयर पे क्लास भी दिलवाएंगे। अब कोर्स में ताकत और डालनी है मुझे, सब तैयारियां चल रही है करंट अफेयर के लिए, सैटरडे के करंट क्लास के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, सब चल रही है तैयारियां। पहले साधारण टेस्ट दिया जाएगा, आपके मनोबल को बचाना है, धीरे धीरे रेज करेंगे लेवल को, ऐसे ही किया जाता है। और उसकी आलोचना और प्रत्यालोचना मत करना, आपसे प्रार्थना है, उस पर कमेंट मत लिखना कुछ भी बुरा भला, उससे हम लोग डिस्करेज हो जाएंगे, बंद कर देंगे कोर्स को। मूड खराब होगा तो क्या फर्क पड़ता है इससे। खैर, आपसे अच्छे व्यवहार की कामना है, इसलिए सब कह रहे हैं। अब आप लिखो नंबर 4। नंबर 4 को कहेंगे उत्तरी नदी घाटियां, नदी घाटियों का प्रदेश, द रिवर बेसिन्स ऑफ द नॉर्थ या नॉर्दर्न रिवर बेसिन्स, इसका नाम रहेगा नॉर्दर्न रिवर बेसिन्स। ये जो हमारा 4 है, यह है उत्तरी नदी घाटियां। लिखो, इसका निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण मृदा के चैप्टर में बताएंगे पंकज। लिखो, इसका निर्माण
ओरिनोको एवं सहायक नदियों के द्वारा हुआ है तथा यह गुआना उच्च भूमि से मैगडेलना उच्च भूमि से मैगडालेना गुआना उच्च भूमि से मैगडालेना, कोलंबिया में है मैगडालेना, गुआना उच्च भूमि से मैगडालेना नदी तक विस्तृत है। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो, इन नदी घाटियों में तथा इनके डेल्टा क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन का विशाल निक्षेप प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन्स का विशाल निक्षेप प्राप्त होता है, अर्थात यहां पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस प्राप्त होते हैं। विगत दशक में शेल के भंडार लिख दिया है, शेल के भंडार विशाल मात्रा में प्राप्त होते हैं। शेल के भंडार विशाल मात्रा में प्राप्त होते हैं। विशाल मात्रा में प्राप्त होते हैं। विशाल मात्रा में प्राप्त होते हैं। शेल के भंडार विशाल मात्रा में प्राप्त होते हैं। शेल गैस, शेल ऑयल, शेल गैस और शेल ऑयल। लिखो, वेनेजुएला जो कि ओपेक का एक मेंबर है। ओपेक, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक तेल जो एक्सपोर्ट करते हैं, तेल निर्यातक देशों का जो संगठन है। तो वेनेजुएला ओपेक का एक मेंबर है, एक सदस्य है, तथा भविष्य का ऊर्जा संसाधन शेल गैस एंड ऑयल को कहते हैं। भविष्य का ऊर्जा संसाधन शेल गैस एवं ऑयल को कहते हैं। क्या हो गया आकांक्षा जी? भविष्य का जो ऊर्जा संसाधन क्या है? मैंने पहले भी कहा था कि आज के
50 वर्षों के बाद शायद कोयला कोई नहीं पूछने वाला, इवन हो सकता है पेट्रोलियम कोई नहीं पूछने वाला। अब शेल गैस और शेल ऑयल की ओर पूरी दुनिया शिफ्ट कर रही है और न्यूक्लियर एनर्जी की ओर और सोलर एनर्जी की ओर दुनिया शिफ्ट कर रही है। भारत भी इस मुहिम में काफी आगे चल रहा है। अब यहां लिखो इसके अतिरिक्त माराकैबो बेसिन में, माराकैबो यहां पे एक झील है, माराकैबो एक झील यहां पे देखो छोटा सा है, वेनेजुएला में एक छोटा सा झील है माराकैबो, लेक माराकैबो। तो लिखो माराकैबो बेसिन में दुनिया का सबसे बड़ा एस्फाल्ट या कोल टार, एक ही चीज है, एस्फाल्ट अथवा कोल टार का भंडार मिलता है। कहवा कृषि मतलब कॉफी, ओरिनोको नदी है, शेल एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, वनस्पति के दबने से बनता है शेल, कोयला से पेट्रोलियम से अलग है। माराकैबो में एस्फाल्ट या कोल्टार का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार मिलता है। जिसे सड़क बनता है ना, पिच जिसको आप कहते हो, वो एस्फाल्ट भी मिलता है। तो ये माराकैबो बेसिन है। लिखो यहां माराकैबो में पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस के भी विशाल भंडार हैं। जितेंद्र हो रहा है शो आपका। माराकैबो में पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस के सबसे बड़े भंडार हैं। कहां के लिए? साउथ अमेरिका के लिए। एस्फाल्ट है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। अब आपको लिखना है कि यहां त्रिनिडाद एवं टोबैगो एक जगह का नाम है। आपने वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, वेस्ट इंडीज एक क्रिकेटिंग नेशन है। वेस्ट इंडीज कई कई देशों से मिला हुआ है, लेकिन सब देश मिलकर जब एक क्रिकेटिंग नेशन बनाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसको वेस्ट इंडीज कहते हैं। तो वेस्ट इंडीज कहां है? कैरेबियन में। कैरेबियन में वेस्ट इंडीज है। दूसरा शब्द आता है ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज कहां होगा? इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया और वहां के द्वीप हैं उसको ईस्ट इंडीज कहते हैं, और यहां जो कैरेबियंस हैं इसको क्या कहेंगे? वेस्ट इंडीज कहेंगे। अभी आपने क्या सीखा? कॉन्सेप्ट कि ईस्ट इंडीज क्या है और वेस्ट इंडीज क्या है। याद रखना है इसको। अब लिखो त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद एवं टोबैगो में भी हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं। ओके सुनील, मोस्ट वेलकम। त्रिनिडाद एवं टोबैगो एक अलग देश है, वेनेजुएला का पार्ट नहीं है, लेकिन लेक माराकैबो के पास है, इसलिए मैंने बता दिया कि वहां भी तेल के विशाल भंडार है। अब लिखो इसके अतिरिक्त मैगडालेना बेसिन में, कोलंबिया में है ना मैगडालेना नदी, कोलंबिया के मैगडालेना रिवर बेसिन में भी पेट्रोलियम प्राप्त होते हैं। वहां भी पेट्रोलियम मिलता है। तथा
तथा कोलंबिया कहवा के उत्पादन में, कॉफी के उत्पादन में ब्राजील के बाद सबसे महत्वपूर्ण देश है। Mayank, why don't you join English medium batches which will be commencing from 21st November? आप उसको ज्वाइन करो, शिफ्ट कर जाना। ओके, ये जो मैंने बताया कि कॉफी में कोलंबिया दूसरे नंबर पर है, तो ये जो कॉफी है ना, ये कॉफी इसी मैग्डालेना बेसिन में ही सबसे ज़्यादा होता है। इसी नदी घाटी में कॉफ़ी प्लांटेशन भी है। कोलंबिया एक गरीब राष्ट्र है वैसे तो। वेनेजुएला की तो हालत बहुत ख़राब हो चुकी है आर्थिक रूप से। वहाँ का करेंसी बिल्कुल रसातल में था, रसातल में है, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मतलब समझ रहे हो ना, साम्यवादी जहाँ भी आते हैं वहाँ उस पूरे राज्य का, राष्ट्र का लगभग विनाश तय ही माना जाए। रूस जैसे बड़े एम्पायर का भी विनाश आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया, क्योंकि साम्यवाद में स्टेट के पास सारा पावर चला जाता है, प्राइवेट सेक्टर का बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो अगर सरकारी नौकरी मिल जाए किसी को तो कौन काम करना चाहेगा? सरकारी नौकरी में जाने के बाद लोग आराम से वेतन उठाते हैं और उसके बाद काम कोई नहीं करना चाहते हैं। तो साम्यवाद का एक बड़ा बुरा पक्ष है। आध्यात्मिक रूप से, शाब्दिक रूप से बहुत महान विचार हैं साम्यवाद के। व्यवहारिक रूप से वो सफल प्रयोग नहीं है। व्यवहारिक रूप से गांधीवाद ही सही है। गांधीवाद का जो मानववाद है वही महान धर्म है। वही हमारे जो एपीजे कलाम थे, हमारे जो गांधी हैं, यही हमारे महानायक रहेंगे। साम्यवाद नहीं हो सकता है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया ओरिनोको बेसिन, मैग्डालेना बेसिन, लेक माराकैबो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस था यहाँ पे। हाइड्रोकार्बन के लिए क्षेत्र पूरा जाना जाता है। वेनेजुएला में इतना रिसोर्स है, लेकिन आप देखो कि रिसोर्स होने के बावजूद आर्थिक व्यवस्थाएं कार्य नहीं करती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि रिसोर्स आपके पास हो तो रिसोर्स के कारण आप बड़े राष्ट्र बनो, महान राष्ट्र बनो। बिल्कुल नहीं। वहाँ की सांस्कृतिक दशाएं, राजनीतिक दशाएं, सामाजिक दशाएं, ये किसी राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले जाती हैं। ओके, तो हमारा ये 4 हो गया। अब आइए आप 5वां क्षेत्र, ये रहा हमारा 5वां क्षेत्र, जो कि पर्वत श्रृंखलाओं से युक्त है और बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है ये। इसको हम पूरा आपके लिए डिमार्केट कर देते हैं। ये जो भाग है, ये जो भाग यहाँ पर निकल करके सामने आ रहा है, ये देखो, ये पर्वत नुमा ये जो भाग है, इसको हमने नाम दिया 5। और हमारा ये 5वां प्रदेश है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहते हैं इसको, पश्चिमी कार्डिलेरा। इसको आप पश्चिमी कार्डिलेरा कहो। ये पश्चिमी कार्डिलेरा है। अजय बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहे। अजय, आपका एसएमएस शायद नहीं आया होगा। रुचि, मैं बता रहा हूं, ईस्ट इंडीज का मतलब होता है इंडोनेशिया और उसके आसपास के द्वीप समूह। वेस्ट इंडीज का मतलब होता है जो मेक्सिको की खाड़ी और उसके आसपास में जो कैरेबियन द्वीप हैं, उसको वेस्ट इंडीज कहते हैं।
बिल्कुल दिवाकर, बिल्कुल कमेंट शो हो रहा है। ये जो हमारा जो हमारा ये लेक मराकैबो था वो एक्चुअली लैगून है, झील का एक प्रकार लैगून होता है, बात करेंगे उस पर। वो एक लैगून है। आप यहां लिखो ये जो इस क्षेत्र नंबर 4 है, 4 में 2 बातों को और लिख लो। मुझे याद आ रहा है कि 2 बातों में एक लिख लो कि लेक मराकैबो एक लैगून है, और दूसरा लिख लो कि ओरिनोको नदी के, लिखो ओरिनोको नदी के सहायक नदी, ओरिनोको नदी के सहायक नदी कैरेयो पर, कैरेयो नदी CARRAO, कैरेयो नदी पर एंजल फॉल्स है। पर एंजल फॉल्स है। एंजल फॉल्स है। एंजल फॉल्स दुनिया की सबसे ऊंची, बिल्कुल सही, दुनिया की सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स है। ओके, तो ये एंजल फॉल्स किस नदी पर है? ओरिनोको पर नहीं है। एटलस में ओरिनोको दिखता है, गलत दिखता है। ये कैरेओ नदी पर है। कैरेओ नदी पर एंजल फॉल्स है। अब हम लोग आते हैं रीजन नंबर 5, इसको कहते हैं पश्चिमी कॉर्डिलेरा। पश्चिमी कॉर्डिलेरा। अब इस पे नोट्स लिखो, बहुत जरूरी है। लिखो पश्चिमी कॉर्डिलेरा। लिखो कॉर्डिलेरा का अर्थ है, कॉर्डिलेरा का अर्थ है नवीन वलित पर्वत की वह श्रृंखला, नवीन वलित पर्वत की, नवीन वलित पर्वत की एक श्रृंखला समूह, एक श्रृंखला समूह, एक श्रृंखला समूह एक श्रृंखला समूह जिसमें समानांतर श्रेणियां, समानांतर श्रेणियां प्राप्त होती हैं, प्राप्त होती हैं, जो 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 लॉन्गिट्यूडनल घाटियों से, अनुदैर्घ्य घाटियों से, थैंक यू आकांक्षा, लेक मराकैबो को लैगून कहते हैं। लिखो जो अनुदैर्घ्य घाटियों से विभाजित होते हैं, बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल, जो अनुदैर्घ्य घाटियों से विभाजित होते हैं तथा प्रत्येक श्रृंखला थैंक यू कृष्णा, तथा प्रत्येक श्रृंखला
प्रत्येक श्रृंखला का उत्पत्ति काल, प्रत्येक श्रृंखला का उत्पत्ति काल एवं भूगार्भिक संरचना, उसकी जो चट्टानें हैं, भूगार्भिक संरचना पृथक होती है, पृथक होती है। मैंने आपको बताया कि कॉर्डिलेरा क्या होता है। इस शब्द को याद करो, इस शब्द का अर्थ समझो। हिमालय भी एक कॉर्डिलेरा है, हिमालय भी एक कॉर्डिलेरा है, लेकिन यहां हमने एंडीज पर्वत के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। तो आप लिखो उदाहरण एंडीज पर्वत, उदाहरण है एंडीज पर्वत। उदाहरण है एंडीज पर्वत। अब आपको एंडीज पर्वत और उसकी जो विशेषताएं हैं, जो रीजन 5 है, उसके विषय में लिखना है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए, कन्हैया जी कर रहा है। लिखो एंडीज पर्वत के 3 भाग हैं, एंडीज पर्वत के 3 भाग हैं। समझाया जाएगा मयंक। थैंक यू राजानल, थैंक यू छाया। लिखो एंडीज पर्वत के 3 भाग हैं। ए नॉर्दर्न कॉर्डिलेरा, उत्तरी कॉर्डिलेरा, उत्तरी कॉर्डिलेरा। बी सेंट्रल कॉर्डिलेरा, मध्य। एंड सी साउदर्न कॉर्डिलेरा। 3 भाग में बांटेंगे। ऐसे डिवीजन करके पढ़ोगे ना, जिंदगी भर याद रहेगा। नॉर्दर्न कॉर्डिलेरा, सेंट्रल कॉर्डिलेरा, साउदर्न कॉर्डिलेरा। लिखो पहला नॉर्दर्न कॉर्डिलेरा। यहां 3 श्रेणियां प्राप्त होती हैं। ये जो ऊपरी भाग है ना, नॉर्दर्न कॉर्डिलेरा, नॉर्दर्न कॉर्डिलेरा में 3 श्रेणियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहला है, 3 श्रेणियों का नाम स्पेनिश होगा। तो सबसे पहला है ऑक्सीडेंटल, दूसरा है सेंट्रल, तीसरा है ओरिएंटल। ओरिएंटल मतलब पूर्वी, सेंट्रल यानी मध्य, ऑक्सीडेंटल यानी पश्चिमी। बहुत सरल हिंदी है, लेकिन ये तीनों शब्द से आपको परिचित होना है। आपके इतिहास में भी काम आएगा, आपके राजनीति शास्त्र में भी काम आएगा। हम ये 3 शब्द आपको सिखा दें। ऑक्सीडेंटल क्या है,
ओरिएंटल क्या है, सेंट्रल क्या है। ऑक्सीडेंटल मतलब पश्चिम, ओरिएंटल मतलब पूरब। जैसे भारत क्या है, ओरिएंटल देश है। यूरोप क्या है, ऑक्सीडेंटल देश है। तो ओरिएंटल, ऑक्सीडेंटल, सेंट्रल। लिखो, इस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वलंत ज्वालामुखी मिलते हैं। इस क्षेत्र में, थैंक यू अनिरुद्ध, इस क्षेत्र में ज्वलंत ज्वालामुखी मिलते हैं, लाइव वल्केनोज मिलते हैं, जो मुख्यतः इक्वाडोर में हैं, मुख्यतः इक्वाडोर में हैं। इक्वाडोर में है। प्रमुख उदाहरण, प्रमुख उदाहरण, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोटोपैक्सी। प्रमुख उदाहरण है कोटोपैक्सी, और है चिम्बोरोजो। बहुत सारा है, लेकिन आप दो नाम याद रखो। चिम्बोरोजो सुसुप्त है, अभी सुसुप्त हो गया है। चिम्बोरोजो सुसुप्त है, लेकिन कोटोपैक्सी ज्वलंत है। ज्वलंत ज्वालामुखी मतलब जिसमें उद्भेदन होते रहे, लावा निकलते रहे। और सुसुप्त का मतलब होता है कि उसमें से धुआं तो निकलता है, धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, लेकिन उसमें से मैग्मा लावा का प्रवाह बंद हो जाता है। सुसुप्त मतलब यह नहीं होता है कि बिल्कुल ठंडा हो गया, नहीं। सुसुप्त का मतलब है कि उसमें उद्भेदन की संभावनाएं व्याप्त हैं और उसमें से गैस निकलते रहता है। तो कोटोपैक्सी और चिम्बोरोजो को याद रखना है। यहां लिखो, यहां क्वीटो, इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्वीटो। यहां क्वीटो सबसे ऊंचाई पर अवस्थित कैपिटल सिटी है। क्वीटो बिल्कुल सबसे ऊंचाई पर, हाईएस्ट एलिवेशन है, ऊंचाई है किसी भी कैपिटल सिटी का दुनिया में। अगर तुम तिब्बत के लहासा को जानते हो तो लहासा किसी राष्ट्र की राजधानी नहीं है। लहासा तिब्बत की राजधानी है, जो कि एक ऑटोनोमस प्रोविंस है चाइना का। तिब्बत को स्वतंत्रता तो मिली नहीं है। और नेहरू जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तिब्बत को डिक्लेयर कर दिया कि यह चीन का भाग है, और दूसरी तरफ दलाई लामा को अपने घर में शेल्टर दे दिए। राजनयिक संबंध में यह बड़ा पेंच आ गया बाद में। तो अब देखो, तो ये जो हमारा एंडीज है उसके उत्तरी भाग की चर्चा चल रही है। कोटोपैक्सी और चिम्बोरोजो की बात हमने की। अब लिखो मध्यवर्ती भाग, मध्यवर्ती भाग। मध्यवर्ती भाग में लिखो, मध्यवर्ती भाग में यहां नेवाडो सजामा, नेवाडो सजामा, नेवाडो सजामा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है, जो ज्वलंत है, परंतु विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी, विश्व की सबसे ऊंची ज्वलंत ज्वालामुखी
सबसे ऊंची ज्वलंत ज्वालामुखी ओजिस डेल सलाडो है। इस मैप में दिया नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची ज्वलंत ज्वालामुखी एनसीईआरटी कोटोपैक्सी लिखती है, लेकिन कोटोपैक्सी नहीं है, ओजिस डेल सलाडो है। जब एनसीईआरटी लिखी गई थी ओल्ड, उस समय ओजिस डेल सलाडो सुसुप्त था, लेकिन अभी फट करके जीवंत हो गया है। तो अब जो सबसे ऊंची ज्वलंत ज्वालामुखी है वो है ओजिस डेल सलाडो। ओजिस डेल सलाडो अर्जेंटीना में है। ये अर्जेंटीना में है, नीचे है, ये सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। लिखो, मध्यवर्ती भाग में थैंक यू अक्षय, आई लव यू टू। क्या हुआ आकांक्षा, कुछ आपका मैसेज मिस हो गया होगा हमसे, शायद आप दोबारा लिखो। अब लिखो, लिखो मध्यवर्ती भाग में ही बोलीविया का पठार है। बोलीविया का पठार है जिस पर टीटीकाका झील है। बोलीविया का पठार है जिस पर टीटीकाका झील है। जिस पर टीटीकाका झील है। लिखो, यह दुनिया की सर्वोच्च झील है। यह दुनिया की सर्वोच्च झील है जहां दुनिया की सर्वोच्च झील है जहां नौगम्यता यानी नेविगेशन प्राप्त होती है तथा यह एक प्रमुख मत्स्यन केंद्र है। मत्स्यन केंद्र है, ये एक प्रमुख मत्स्यन केंद्र है। यानी टीटीकाका में फिशिंग भी होता है। इतनी ऊंची झील पे फिशिंग कहीं नहीं होता है दुनिया में, टीटीकाका में होता है। नेविगेशन होता है, तो टीटीकाका का बड़ा महत्व है। लिखो, यह एक क्रेटर झील है, कैल्डेरा झील है। ये ज्वालामुखी का जो छिद्र होता है ना, उसमें बना हुआ झील है। तो यह एक कैल्डेरा झील है। कैल्डेरा झील है। क्रेटर तो आप समझते होंगे, क्रेटर में पानी, जैसे मान लो ये ज्वालामुखी का छिद्र है, तो ये क्या हो गया, ये क्रेटर हो गया। अगर इसी ज्वालामुखी का ये जो भाग है, ऊपर का भाग है, दीवार जो ये है, ये टोटल कोलैप्स कर जाए और झील की आकृति बढ़ जाए, तो ये जो बड़ा झील का आकृति वाला जो बड़ा झील होगा, इसी को कहते हैं कैल्डेरा। अब क्रेटर और कैल्डेरा में क्या अंतर है, दोनों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको समझो। क्रेटर क्या है, जो ज्वालामुखी का शंकु है, उसमें जो छिद्र है, उसमें पानी जब जम जाता है, यानी जब ज्वालामुखी मृत हो जाती है, तो मृत होने के बाद उसमें पानी जम जाएगा बारिश का, या मेल्ट वाटर जम जाता है, तो बन जाता है क्रेटर झील। और अगर उसी क्रेटर का दीवार चारों तरफ से टूट टूट करके गिरने लगे और झील चौड़ी होने लगे, तो उसको क्या कहेंगे, कैल्डेरा झील कहते हैं। तो ये कैल्डेरा झील का उदाहरण है लेक टीटीकाका। इसके चारों तरफ बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ी श्रृंखलाएं घिरी हुई है, चारों तरफ ज्वालामुखी घिरा हुआ है इससे। एक बहुत अद्भुत दृश्य वाला जगह है टीटीकाका। अब आपको लिखना है, लिखो,
मध्य इंडीज के पूर्वी ढलान पर, मध्य इंडीज के पूर्वी ढलान पर, मध्य इंडीज के पूर्वी ढलान पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है जिसे मोंटाना कहते हैं। एक विशेष प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है जिसे मोंटाना कहते हैं, मोंटाना कहते हैं। ज्वलंत और सक्रिय में अंतर मैंने बता दिया। देवेंद्र, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन हो गया है? आप मुझे बताओ, आप परेशान मत हो। आ रहा है राजवर्धन जी, बिल्कुल आ रहा है। मोंटाना वनस्पति कहते हैं। लिखो, यह बालसा, यह बालसा नामक, यह बालसा नामक वृक्ष से युक्त होता है, जो कि सॉफ्टेस्ट हार्डवुड का उदाहरण है। सबसे मुलायम विषुवतीय वन में, जो विषुवतीय क्षेत्र होते हैं वहां के वन में वृक्ष क्या होते हैं? कठोर तने के होते हैं। लेकिन ये हार्डवुड होते हुए भी जो सबसे सॉफ्ट हार्डवुड होगा यही होता है बालसा। तो बालसा क्या है? सॉफ्टेस्ट हार्डवुड है, सबसे सॉफ्टेस्ट हार्डवुड है बालसा, जो मोंटाना फॉरेस्ट में मिलता है। मोंटाना फॉरेस्ट कहाँ है? एंडीज के, मध्य एंडीज के पूर्वी ढलान पर मोंटाना फॉरेस्ट है। उसको धीरे धीरे लोग साफ करते जा रहे हैं, मानव क्रियाएं वहां पे घुस गई हैं तो साफ हो रहा है। फिर लिखो, बोलीविया के पठार पर, बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार जो यहां पर दिख रहा है, ये बोलीविया का पठार है। बोलीविया का पठार टिन माइनिंग के लिए, TIN, टिन माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है। टिन माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है, जो यहां देखो, ये पोटोसी है और सांता क्रूज है और सुक्रे है। ये तीनों जगह पर टिन माइनिंग होता है। लिखो, जो पोटोसी, सांता क्रूज एवं सुक्रे के पास होता है। दीपक, एक बार और चेक करो और मुझे कंफर्म करो। थैंक यू देवेंद्र, लव यू सो मच। बिल्कुल सौरभ, राजकरण, बात करेंगे। तो आप लिखो कि टिन माइनिंग बोलीविया के पठार पर है और टिन के लिए
टिन के लिए 2 देश है, मलेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, किंटा वैली, केलांग वैली। इस बार देखो यूपीपीसीएस में किंटा वैली पूछा था ना, और मेरा पूरा निगाह रहता है कि कहां क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो बिल्कुल पोटोसी पूछेगा आपसे, और आज नहीं तो कल किसी पीसीएस या आईएएस में एग्जाम में आना ही आना है इसको। पोटोसी माइन्स को याद रखो, टिन माइन, टिन का सबसे बड़ा माइन है, मराकैबो याद रखो, कारजास याद रखो, मिनास गेरास याद रखो, ओरिनोको बेसिन याद रखो। आपको जो शब्द क्लास में बताए जा रहे हैं आप उसको याद रखो, बिल्कुल छोड़ना नहीं है कुछ भी। अब यहां देखो, बालसा बताया, टिन माइनिंग का एरिया बताया आपको। अब इसमें मोंटाना तो मैंने आपको लिख पाया। अब एक छोटी सी चीज आपको ऐड करनी है, एक छोटी सी चीज आपको ऐड करनी है कि, थैंक यू जितेंद्र, कि रीजन नंबर 4 में आप जाओगे जितेंद्र, जब आप रीजन नंबर 4 में जाओगे, जो हमारा ओरिनोको बेसिन था, तो उसमें एक बात और आप लिख लो। वेजिटेशन से मुझे अचानक याद आ गया, मैंने मोंटाना पढ़ाने क्रम में मुझे याद आया। आप प्लीज लिखो 4, रीजन नंबर 4 में जाओ, सब लोग 4 में जाओ, पेज पलट लो, सब लोग लिखो, वहां जाकर के लिखो ओरिनोको घाटी में सवाना समतुल्य घास के मैदान है, घास के मैदान है। घास का मैदान है जिसे लानोस कहते हैं, जिसे लानोस कहते हैं। लानोस कहते हैं। यह मवेशी पालन का क्षेत्र है। सवाना जैसे ही आए, भूगोल साइंस की तरह है, सवाना जैसे ही आए वहां पे वर्षा कितनी हो जाएगी? 80 से 100 के बीच में, 100 से कम। सवाना शब्द सुनते ही वर्षा 100 से कम। सवाना में लंबे लंबे घास, सूखे घास, क्योंकि वर्षा यहां पर सालों भर नहीं होती, ग्रीष्मकालीन होती है, वो सवाना होगा। और जहां भी इस तरह के घास होंगे वहां की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या होगी? पशुचारण। वेनेजुएला में सवाना के क्षेत्र को हम लोग लानोस कहते हैं, और वह भी पशुचारण के लिए ही जाना जाता है। तो वेनेजुएला भी एक पशुपालक कंट्री जैसा ही है। ओके, हमारा टाइम खत्म हो गया है। आधे घंटे बाद रजनीश जी आपसे मिलेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको साउथ अमेरिका का पीडीएफ मिला होगा, अगर नहीं मिला है तो आप नो लिख करके मुझे दिखाओ, मुझे पता तो चले कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। थैंक यू राज। अजय बताओ। थैंक यू सौरभ। मिला है, सौरभ ने लिख दिया मिला है, यस मिला है। पीडीएफ बिल्कुल मिल रहा है। रोहित आप पता करो, सबको पीडीएफ मिला है। थैंक यू सो मच फॉर द डे। पूरे दिन ऊर्जावान रहो, खुश रहो, माता पिता भाई दोस्त सबसे बहुत मीठा व्यवहार करो और बहुत बहुत खुश रहो। थैंक यू।